साथियों, आज के अध्याय में जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से लास्ट चैप्टर है जो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं मिसलेनियस प्रोविज़न को, जिसके लिए चैप्टर नंबर 10 में जो है प्रोविज़न दिए गए हैं। चैप्टर जो है बहुत ही छोटा है और समझना जो है पड़ेगा ताकि आपके राइट्स क्या हैं वो आपको क्लियर हो सके। तो डायरेक्टली हम शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन, और कुछ बातें जो महत्वपूर्ण हैं, कुछ टिप्स जो महत्वपूर्ण हैं प्रैक्टिकल एंगल से, वो आपको मैं दूंगा इस वीडियो के अंत में। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सेक्शन 62 ये प्रिस्क्राइब करता है पनिशमेंट फॉर वेक्सिटियस सर्च। मतलब जो बिना किसी आधार के अगर सर्च कर लिया तो उस पर्सपेक्टिव में क्या होगा कि कोई भी अथॉरिटी या कोई भी ऑफिसर है जो कि सर्च कर रहा है विदाउट रिकॉर्डिंग रीज़न, तो उसको हम कहेंगे वेक्सिटियस सर्च। और सर्च करता है किसी बिल्डिंग को या किसी प्लेस को, या डिटेन करता है किसी पर्सन को, या सर्च करता है किसी पर्सन को, या अरेस्ट करता है किसी पर्सन को, तो ऐसा कॉन्ट्रवेंशन गंभीर कॉन्ट्रवेंशन है। तो उस सिनेरियो में व्यक्ति जो है लायबल होगा फॉर पनिशमेंट, जिसके लिए इम्प्रिजनमेंट है फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर एंड विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 50,000 रुपीज़ और विद बोथ। तो कुल मिला के जो लोग गलत सर्च करेंगे, गलत डिटेन करेंगे, गलत अरेस्ट करेंगे, गलत तरीके से कन्फाइंड करेंगे आपको या आपकी प्रेमाइसिस को या उस प्रॉपर्टी को, तो उस सिनेरियो में उनको दंड जो है भोगना पड़ेगा, और 2 साल का इम्प्रिजनमेंट और 50,000 फाइन, ये दोनों ही उनको जो है अवॉर्ड एज पर लॉ जो है वो किया जा सकता है। तो कुल मिला के डिफेंस के एंगल से एक अच्छी चीज़ है। अब धारा 63 जो है ये आप पर लाइबिलिटी जो है इम्पोज करता है कि कोई पर्सन जो है विलफुली या मैलिशियसली देता है फॉल्स इन्फॉर्मेशन एंड सो कॉजिंग एन अरेस्ट और सर्च टू बी मेड अंडर दिस एक्ट, जिसके कॉन्सिक्वेंस में या तो व्यक्ति वो अरेस्ट हो गया या सर्च जो है इस एक्ट के तहत जो है किया गया, तो इस स्थिति में वो व्यक्ति जो है जिम्मेदार होगा और लायबल होगा टू बी कन्विक्टेड। इस स्थिति में ही में बी इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर एंड विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 50,000 रुपीज़ और विद बोथ। क्लियर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर वो पर्सन लीगली बाउंड है टू स्टेट द ट्रुथ ऑफ एनी मैटर रिलेटिंग टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 3, रिफ्यूजेस टू आंसर एनी क्वेश्चन पुट टू हिम बाय द अथॉरिटी इन एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर दिस एक्ट, और या कोई स्टेटमेंट जो है वो साइन नहीं करता है जो कि रिक्वायर्ड है एज पर लॉ कि उसको वो जो है साइन करना चाहिए, और टू हुम समवन हैज़ बीन इशूड अंडर सेक्शन 50, और उससे ये अपेक्षा की गई कि वो कोई एविडेंस या कोई बुक्स या कोई अकाउंट जो है या कोई डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोड्यूस करे एट द स्पेसिफाइड टाइम एंड प्लेस, और वह ऐसा नहीं करता है तो इस सिनेरियो में वो लायबल होगा टू पे द पेनल्टी। ये जो पेनल्टी है ये 5,000 से कम तो नहीं होगी, पर इसको 10,000 तक जो है एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये जो क्लॉज है ना, इसका रिसेंट इंटरप्रिटेशन अभी करा है सुप्रीम कोर्ट ने, और ये स्पष्ट किया कि अगर धारा 50 में किसी को तलब किया गया है और वो नहीं आता है तो इस सिनेरियो में इसको जेल नहीं भेज सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसा नहीं वो कर रहा है तो पेनल्टी है मिनिमम 5,000 और मैक्सिमम है 10,000 रुपये। और क्लॉज नंबर 3 क्या बोलता है, नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल बी पास्ड बाय द अथॉरिटी, कि कोई ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा जब तक कि उसको राइट टू हियर नहीं दिया जाता है जिसके अगेंस्ट ये ऑर्डर जो है वो किया जाना है। चौथी इंपॉर्टेंट बात जो हमको नोट करनी है, नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन क्लॉज नंबर सी ऑफ सबसेक्शन 2, की जो सबसेक्शन सी है सबसेक्शन 2 का, और पर्सन हु इंटेंशनली डिसोबे एनी डायरेक्शन, कि जिस व्यक्ति को धारा 50 में कोई डायरेक्शन दिए गए हैं और वो उस डायरेक्शन को जो है डिसोबे करता है, शेल ऑल्सो बी लाइबल टू बी प्रोसिक्यूटेड, कि वो लाइबल होगा प्रोसिक्यूशन के लिए एज पर सेक्शन 174 ऑफ IPC। तो कुल मिला के डरने की जरूरत नहीं है। अगर कंप्लाई विद नहीं कर रहे हैं तो फाइन तो भरना ही भरना है, इसके साथ साथ 174 IPC में कार्रवाई हो सकती है अगर नॉन कंप्लाइंस है तो इतनी विशेष चीज़ नहीं है डर वाली। अब आ रही है धारा 64 की बात, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पर, कि अगर धारा 62 या धारा 63 का अगर कोई ऑफेंस है तो कोर्ट जो है प्रसंज्ञान तभी लेगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रीवियस सैंक्शन जो है अवेलेबल है। तो एक बचाव दे रहा है अथॉरिटीज़ को, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बाय एन ऑर्डर ईदर गिव सैंक्शन और रिफ्यूज टू गिव सैंक्शन विद इन 90 days ऑफ रिसीप्ट ऑफ रिक्वेस्ट इन दिस बिहाफ, कि अगर कोई रिक्वेस्ट आया है तो 90 दिन में जो है इसका फैसला करना पड़ेगा कि सैंक्शन देनी है या नहीं देनी है। क्लियर है। और अब आ रहे हैं धारा 65 के ऊपर, जो ये कहता है कि जो CRPC है उसके प्रावधान जो है लागू होंगे जब तक कि वो इनकंसिस्टेंट नहीं है विद दिस एक्ट। और ये प्रावधान जो अरेस्ट के हैं CRPC में, सर्च के हैं, सीजर के हैं, अटैचमेंट के हैं, कॉन्फिस्केशन के हैं, इन्वेस्टिगेशन के हैं, प्रोसिक्यूशन के हैं और अदर प्रोसीडिंग के हैं, उनको भी यहाँ पर काम में ले सकते हैं, बट शर्त यही है दे शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट है धारा 66, डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन। ये प्रोविज़न क्या है, इसको भी जो है हम एक बार समझते हैं आसान भाषा में। धारा 66 ये कहता है, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, द डायरेक्टर और एनी अदर अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय हिम बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर इन दिस बिहाफ में फर्निश और कॉस्ट बी फर्निश्ड टू एनी ऑफिसर अथॉरिटी और बॉडी परफॉर्मिंग एनी फंक्शन अंडर एनी लॉ relating to imposition of any tax
ड्यूटी, सेस और डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज और प्रिवेंशन ऑफ illicit traffic in the narcotic drugs and psychotropic substance under the NDPS Act, and such other officer, authority or body performing function under any other law as a central government may, if in its opinion it is necessary to do so in the public interest specified by notification in the official gazette. In this behalf, any information received or obtained by such director or any other authority specified by him in performance of their function under this act, as may in opinion of director or other authority so specified by him, be necessary for the purpose of the officer specified in clause number 1 or clause number 2 to perform his or his function under that law. और सब clause number 2 ये कहता है the director or any other authority specified under subsection 1 is of opinion that on the basis of information or material in his possession that provision of any other law for time being in force has been contravened, then director of such other authority shall share the information with the concerned agency for necessary action. तो धारा 66 जो है, अगर हम बात करें सिंपल भाषा में, तो अगर ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई करते हुए इनको मालूम पड़ता है कि किसी अन्य एक्ट का भी जो है उल्लंघन हुआ है, तो ये जानकारी जो है साझा कर देंगे उन कंसर्न अथॉरिटी को जिनके संबंध में जो उनके जो एक्ट हैं, उनके जो कानूनी प्रावधान है, उनका अगर उल्लंघन हुआ है, तो यही है डिस्क्लोजर ऑफ द इन्फॉर्मेशन और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। इधर है। और सिविल कोर्ट जो है किसी प्रोसीडिंग को एंटरटेन नहीं करेगा, जो मैंने आपको पहले भी स्पष्ट किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पर कि जो भी प्रोसिक्यूशन है, जो सूट है, ये प्रोसीडिंग जो है ये लाई नहीं करेगी अगेंस्ट द गवर्नमेंट और एनी अदर ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट फॉर डूइंग एनीथिंग इन द गुड फेथ। दोनों बातें यहाँ पर है। और धारा 68 जो है इसका भी जानकारी होना आपको काफ़ी आवश्यक है, इसको भी जो है एक बार आप नोट कर लीजिए। ये बात करती है नोटिस की। नो नोटिस समन और अदर डॉक्यूमेंट और अदर प्रोसीडिंग furnished or made or issued or taken or purported to have been furnished or made or issued or taken in pursuance of any provision of this act shall be invalid or shall be deemed to be invalid merely by the reason of mistake, defect or omission. अगर नोटिस में कोई डिफेक्ट है या कोई मिस्टेक है या कोई एरर है तो इस ग्राउंड पे नोटिस जो है वो डिफेक्टिव नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वैसा ही है जैसे धारा 19 क्लॉज 4 है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का। और 69 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। where a fine or penalty has been imposed on any person as per section 13 or 63 is not paid within 6 months imposition of fine or penalty, जो डायरेक्टर और जो अदर ऑफिसर है जो ऑथराइज है in this behalf may proceed to recover the amount from the said person in the same manner as prescribed for recovery of arrears. और जो ये पर्सन है उनके पास जो रिकवरीज की पावर है एज पर द शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, उसके अकॉर्डिंगली जो है रिकवरी को इनिशिएट करेंगे। ये कहता है धारा 69। तो कुल मिला के दो बातें कि अगर फाइन पेड नहीं हुआ 6 महीने में तो ये रिकवरी किया जाएगा एज एरियर्स, और इसके लिए जो प्रोटोकॉल है वो लागू होंगे शेड्यूल नंबर 2 इनकम टैक्स एक्ट के। ठीक है जी। अब कई बार कंपनी भी ऑफेंस करती है PML एक्ट में, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, क्योंकि पर्सन में कंपनी भी इंक्लूड है, तो ये क्या बोलता है कि कोई पर्सन अगर कॉन्ट्रावेंट कर रहा है और वो पर्सन जो है वो कंपनी है, तो जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है या ऑथराइज है उस कंपनी के बिहाफ पे वो लायबल होगा फॉर द प्रोसिक्यूशन। ये सेक्शन सिमिलर है विद सेक्शन 141 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और इस एक्ट का जो है ओवरराइडिंग इफेक्ट है, अगर किसी एक्ट में कोई कॉन्ट्री बात लिखी हुई भी है तब भी एक्ट जो है वो प्रिवेल करेगा। क्लियर है। अब धारा 72 जो है कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमको जो है समझना पड़ेगा कि अगर कोई आदमी इंसॉल्वेंट हो गया या उसकी डेथ हो गई तो वहाँ पर प्रोसीडिंग कंटिन्यू कैसे रहेगी, उसके लिए प्रोविजन जो है कानून में क्या है। धारा 72 ये कहता है कि वेयर एनी प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्सन हैज़ बीन अटैच्ड, अगर प्रॉपर्टी अटैच्ड है और उसकी कोई अपील जो है फाइल नहीं हुई है और अपील अगर प्रेफर हो गई है इन केस ऑफ क्लॉज नंबर है, अब उस पर्सन की जो है मृत्यु हो गई या पर्सन जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, कोई भी मामला अगर दिखाई देता है, इट शैल बी लॉफुल फॉर द LR ऑफ सच पर्सन टू कंटिन्यू सच प्रोसीडिंग। अगर कोई व्यक्ति है उसकी प्रॉपर्टी अटैच है, उसके विरुद्ध जो है अपील पेंडिंग है, उसकी मृत्यु रहती है या वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस सिनेरियो में वो अपील जरी LR जो है वो कंटिन्यू की जा सकती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं एक्ट के जो अपने को देखने हैं, और इसके अलावा यहाँ पर अपन चैप्टर्स को जो है कंक्लूड कर रहे हैं। अब मोटी मोटी बात आपको ये समझनी है जो मैं ऐड करने जा रहा हूँ कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसको लेकर कई भ्रांतियाँ जो है मार्केट में कि एक्ट जो है बहुत दिक्कत वाला है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्ट है। कोई भी चीज़ जो है वो कॉम्प्लिकेट नहीं होती है। कॉम्प्लिकेट तब वो बनती है कि जब हम चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं। अगर आप चीज़ों को समझ लेंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे काम करती हैं, तो हमें कोई भी दिक्कत जो है नहीं आनी है। तो सीरीज़ को हम समअप कर रहे हैं। तो हमने इस सीरीज़ में पढ़ा कि प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है, इसके बेसिक प्रोविजंस क्या है, इसकी बेसिक डेफिनेशंस क्या है, इसके लिए एडजुडिकेशन कैसे होता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होगी, अटैचमेंट कैसे होगा, सर्च कैसे होगा, सीजर कैसे होगा, स्पेशल कोर्ट्स कौन होंगे, वो कैसे करेंगे कॉन्फिस्केशन, और इसके अलावा उनकी स्पेशल पावर क्या है रिलीज़ करने की प्रॉपर्टी को, जिसके लिए धारा 58A काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
और इसके अलावा हमने अंत में पढ़ा कि अगर गलत तरीके से प्रोसीडिंग हो रही है तो किस किस तरह से प्रोसिक्यूशन होगा। तो थ्योरेटिकली आज हम इस चैप्टर को यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं, पर जल्दी जो इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कुछ साइटेशन बनता है तो उस पर भी आपको मैं इनलाइटन करूँगा। तो जुड़े रहिए। और इस सीरीज़ का मैंने अलग से जो है प्लेलिस्ट भी तैयार कर लिया है, ताकि आप सीधे जाके प्लेलिस्ट में जो है वीडियोस में जाके देख सकते हैं, ताकि अपने को कोई दिक्कत जो है नहीं आने वाली है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी, आपको ये सीरीज़ जो है इनलाइटन करेगी। और साथियों, घबराने का नहीं है ज़िंदगी में। जब भी संकट आए भगवान का नाम लो, बजरंगबली के मंदिर जाओ, और समस्या का निवारण वही कर सकते हैं। हम तो देखो एक निमित्त मात्र हैं, जरिया हैं, आप तक बात को पहुँचा रहे हैं, पर असली में जो गण हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, जो देवदूत हैं, वो बालाजी हैं, भगवान राम हैं। उनके मंदिर जाइए, नियमित रूप से उनकी जो है पूजा अर्चना कीजिए, ताकि हम शक्ति प्राप्त कर सकें, अपने ग्रहों को चार्ज कर सकें, और जो ज्ञान आज हम इन वीडियो के माध्यम से ले रहे हैं उसके स्नैरियोज में अपने राइट्स को भी जो है इन्फोर्स कर सकें। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।